लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन तक कर लिया था शायद ना। यस मैम। आज हम लोग सेलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, हिस्टोलॉजी, हार्मोन्स कर लिए थे, देन डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आती है बारी प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर कोई चीज डाउट तो नहीं है ना? आगे चलें। अब आती है बारी सेलिवरी ग्लैंड की। अभी तुम लोग की डेट, एग्जाम की डेट नहीं कोई आई ना? नो मैम। फॉर्म वॉर्म तो भर चुके हैं ना सारे तुम लोगों के? नो मैम, फॉर्म रिलीज ही नहीं हुआ। उसके बाद रोल नंबर्स आते हैं फॉर्म फिल करने के बाद ना? यस मैम। ये सब प्रोसेस में 1-2 महीने तो लग जाते हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के एक महीने बाद तो आपके वो कार्ड्स आते हैं, रोल नंबर्स आते हैं, उसके भी फिर 15-20 दिन आते हैं। तो यानी कि पेपर तुम्हारा अगस्त में नहीं होगा ना, सितंबर तक होगा। अच्छा, चलो आते हैं आगे सैलिवरी ग्लैंड पे। सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं? मैम 3 टाइप्स। कौन से? सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा कौन सा इसमें? मैम सबलिंगुअल। सैलिवरी ग्लैंड तीन टाइप का होगा। वन इज पैरोटिड, सेकेंड इज सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। अच्छी राइटिंग नहीं आई। सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है इसमें आपका सबलिंगुअल। तो अपनी बुक में सिर्फ इतना ही दिया है कि सैलिवरी ग्लैंड 3 है, पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है, सब लिंगुअल है। पैरोटिड आपका अपर या पिन्ना के नीचे है, आपका मैंडिबल आपका लोअर जॉ के पास है, सब लिंगुअल टंग के नीचे है, और ये सलाइवा सेक्रेट करता है, नॉट मोर देन दिस। बट आपको इसके केस में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। इन तीनों में सबसे बड़ा होता है पैरोटिड और सबसे छोटा होता है सबलिंगुअल। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरोटिड फर्स्ट। सबसे पहले इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन सैलिवरी ग्लैंड के तीनों ग्लैंड में सबसे बड़ा है ये, बिलो पिन्ना।
दूसरा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन है, ये बताओ तो। मैम एक्सो। क्योंकि इसके पास डक्ट होती हैं। ओपन थ्रू Stenson's duct. In upper jaw. और निकालेगा क्या ये, अल्फा अमाइलेज निकालेगा ये, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट में कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, और सलाइवा का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 20% कंट्रीब्यूशन होता है सलाइवा बनाने में, सलाइवा में। सलाइवा फॉर्मेशन में 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है पैरोटिड। तो वट एवर आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन। पैरोटिड आपका सब सलाइवरी ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड है, पिन्ना के नीचे, जस्ट पिन्ना के नीचे होता है। स्टेंसन डक्ट के थ्रू ये अपर जॉ में ओपन अप होता है, और ये अल्फा अमाइलेज एंजाइम को रिलीज करेगा, और पूरे सलाइवा को फॉर्मेशन में 20% कंट्रीब्यूट करेगा पैरोटिड। Have you written everyone? Yes मैम। Yes, ma'am. Okay, now next we will do for the submandibular या submaxillary. लोअर जॉ के पास होगा, ओपन थ्रू Watson's duct and contribute 70% in the saliva. Yeah. Yes मैम। Next, third is the sublingual, सबसे छोटा below tongue and opens through Revinous duct and contribute only 5% for the saliva formation. तुम लोग को आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? Yes मैम। ओके, सबने लिख लिया ये? Yes मैम। तो इस सारे में इनफैक्ट जब पढ़ना है तो सारा ही पढ़ना है, बट जो चीजें कि हाँ किसी भी हालत में नहीं भूलनी चाहिए वो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो वट एवर आई अंडरलाइन द थिंग्स ऑफ एनसीईआरटी, वो चीजें तो आपको रात को 2 बजे भी मैं धक्का दूंगी, बोलूंगी बताओ सैलरी ग्लैंड के बारे में कहाँ लिखा है। तो यू शुड नो द चैप्टर में, मे बी समटाइम पेज नंबर भूल जाता है, पेज नंबर भी याद करना पड़ता है, पेज नंबर में पैराग्राफ नंबर दिस। जैसे हम लोग आप लोगों को जब मम्मा आपको पढ़ाती थी तो बचपन में स्कूल में, मम्मा के सभी स्कूल में जब पढ़ते हैं हम लोग छोटे होते हैं, आप लोगों को टेबल्स बहुत ज्यादा याद कर, बार बार क्रैमिंग कराई थी टेबल्स की, क्योंकि सारा मैथ्स आगे टेबल पे बेस्ड होता है ताकि जल्दी कैलकुलेशन कर पाए हम लोग। तो आप लोगों को 5th क्लास तक लगातार बोलते हैं टेबल्स याद करो, टेबल्स याद, 20 तक टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए, और याद हो भी जाते हैं। इवन 10 तक तो हमेशा ही पूरी उम्र याद रहते हैं, 10 के बाद 11 के बाद कई बार भूल जाते हैं, कुछ लोगों का काम ना हो तो, लेकिन मोस्टली बच्चों को 11 तक का टेबल हमेशा याद रहता है। तो कभी मैं पूछूंगी कि 5 6 का कितना होता है, तो यू विल नॉट सपोज टू
काउंट द नंबर्स, फटाक से बिना किसी सोचे समझे आंख खोले आप आंसर दे दोगे 30। तो जब ये चीज आप में आना शुरू हो जाएगी, उठते बैठते कभी भी रात को धक्का मार के पूछूं कि सैलरी माइलेज का पीएच कितना होता है, विदाउट ओपनिंग द आई, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग स्मार्टली, 6.8, उस दिन समझ जाना कि डॉक्टर बनने के पूरे सिम्टम्स आ चुके हैं। ठीक है। अब इसकी और इम्पोर्टेंट बातें, सलाइवा का पीएच कितना रहता है, कितना पीएच होता है भाई? 6.8। 8 अल्फा माइलेज को एक और नाम से ही बुलाते हैं ना, क्या होता है वो नाम बताओ तो? मैम ये नाम एमाइलेज सुना, ये नाम सुना है? यस मैम। तो अल्फा माइलेज का नाम टाइलिन भी होता है। - 1.5 लीटर डे, इतना सलाइवा डेली सिक्रीट होता है हमारी बॉडी से। और आपका जो सलाइवा है इसके पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1 इज द अल्फा अमाइलेज, लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स होंगे लाइसोजाइम्स का काम क्या होता है? मैम वो मेस्टिकेटेड फूड को स्वेलिंग में हेल्प करता है। नो, लाइसोजाइम ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल वॉल, जो भी बैक्टीरिया घुसेगा अंदर उसकी वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये परफोरेटेड कर देता है और उसके अंदर पानी घुस के वो जो सेल होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसको मार देता है। इट डज एंटी बैक्टीरिया या ब्रेक डाउन plasma membrane of bacteria, yeah, you can say kill the bacteria. ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है, एक और होता है, दैट इज अ थायोसाइनेट। इट प्रिवेंट्स माइक्रोबायल इन्फेक्शन। वहीं लिख लो, मेरे में स्पेस की कमी है। अल्फा माइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारेगा, थायोसाइनेट जो कि अदर माइक्रोबायल इन्फेक्शन से बचाएगा, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स and water. These are the components of saliva: alpha amylase, which digest or break down the carbohydrate; lysozymes, which kills the bacteria; thiocyanate, which prevent the microbial infection; electrolytes and water. इसके अलावा मेन जब क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस क्या हैं, जब भी आप नाइट्रो एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें लास्ट पेज की जहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में लिखा है, उसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है एक और लाइन, डू यू नो दैट योर सलाइवा आल्सो कंटेन सम नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस? कभी चेक करना अपनी बुक में। तो यस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा,
और डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, और मोस्टली ऑप्शंस यही आते हैं, अल्फा माइलेज, लाइसोजाइम, थायोसानेट, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। लेकिन वहाँ पे अगर आपका यूरिया या, क्योंकि याद रखना जितनी बॉडी की सिक्रेशंस होती हैं चाहे वो कोई सी भी हो, उसमें हमारे अंदर नेफ्रॉन्स या फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो लगे नहीं है सिवाय किडनी के, नहीं। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लड से आते हैं, तो जो भी हमारी बॉडी की सिक्रेशंस होती हैं उनमें आपके नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, लेकिन बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में। तो अगर मेजर कंपोनेंट्स पूछे हैं देन गो फॉर अल्फा माइलेज, लाइसोजाइम, थायराइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। बट इफ सम ट्रिकी क्वेश्चन इज गिवन देयर कि वेदर वहाँ पे यूरिया यूरिक एसिड होगा कि नहीं होगा, यस और नो कई करके क्वेश्चन आया तो यस होगा इन वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो कि जो आपका डाइजेशन है कहाँ पे स्टार्ट, क्वेश्चन आता है वेयर डाइजेशन स्टार्ट, माउथ, बक्कल कैविटी या फिर स्टमक या फिर इंटेस्टाइन व्हाटएवर। तो आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी में, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का एंजाइम मिल जाता है सलाइवा से। तो राइट डाउन, डाइजेशन स्टार्ट इन द बक्कल कैविटी and 30% carbohydrate breakdown here only. ठीक है? यस मैम। अभी जैसे आप लोगों का भी एग्जाम का डेट तो आया नहीं है, एग्जाम का डेट आज भी आता है, तो उसके बाद भी कम से कम 1 या 1.5 महीना 45 डेज लग जाते हैं एग्जाम को कंडक्ट करने में। ठीक है? तो अभी अगस्त महीना चल पड़ा है, डेट अभी तक नहीं आई है। तो जो चैप्टर्स हमने पीछे, क्योंकि पहले तो ये था कि 1 अगस्त को एग्जाम होना है, तो हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स बहुत फास्ट भी किए हैं। तो अगर चैप्टर कोई छूट गया होगा जिसमें कि आपको समझ में नहीं आया होगा, जल्दी के चक्कर है, तो यू कैन टेल मी कि मैम ये चैप्टर फिर से पढ़ा दो, तो वो चैप्टर फिर से पढ़ा दूंगी। ठीक है? यस मैम। अब आगे चलते हैं। यहाँ ये तो हो गया सैलिवरी ग्लैंड के बारे में कि कितना निकलता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होती है, कहाँ पे 30% हो जाती है, कौन सा कंपोनेंट फूड का कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन में से डाइजेशन स्टार्ट कर देता है माउथ के अंदर। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में ना, यू कैन एबल टू आंसर यस और नो। यस मैम। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज द पेनक्रियास। इनफैक्ट पेनक्रियास में आपने पढ़ लिया है तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी, आप लोगों से पूछूंगी। पेनक्रियास का हमने एंडोक्राइन सिस्टम में किया था, याद है कि नहीं याद है? यस मैम। तो मैं कुछ चीजें पूछूंगी तो यू हैव टू आंसर। ये है आपका पेनक्रियास, ठीक है? और ये इसकी रही डक्ट, और ये वाली होती है इनकी एक्सेसरी डक्ट्स, जो कि यहाँ पे ओपन अप हो रही होती है डायरेक्टली। यहाँ पे एक होंगे आपके एकाइनर सेल्स, याद है? कौन कौन से सेल्स होंगे? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। होंगे आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो दिस इज द कंपोजिट heterocrine gland or something else? Is this a endocrine, exocrine or heterocrine? मैम हेट्रो बोथ एक्सो एंड एंडो। बाकी चंद्रिका नहीं आई आज क्या क्लास में? नो मैम। चंद्रिका भी नहीं है, सिर्फ तुम आज 4 लोग ही हो, 3-4 लोग ही हो। पाशा भी नहीं आई है भाई। कुछ आए हुए मैम, कुछ लोग। चलो ठीक है, चलो एक्टिवली बताओ। मैंने कहा था हमारा पहली बात पेनक्रियाज को लेके, पेनक्रियाज हमारा अकॉर्डिंग टू चैप्टर ऑफ डाइजेशन, पेनक्रियाज के बारे में हमारी एनसीईआरटी में 2 ही लाइनें दी हैं कि पेनक्रियाज आपका ड्यूडेनम की कॉइल के बीच में पड़ा होता है, और एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट में ये पार्ट्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं, 2 ग्लूकागॉन, इंसुलिन और जूसेस सिक्रीट करता है। इतना ही बताया, और डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना एंडोक्राइन सिस्टम में। तो अगेन जस्ट सेक ऑफ आपका रिवीजन मैं फिर बोलूंगी। पहला बात, पेनक्रियाज आपका क्या है? हेट्रोक्राइन है, कंपोजिट ऑर्गन है।
तो इसके पास दो टाइप के सेल्स हैं, वन इज द एकाइनर सेल्स एंड सेकेंड इज द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। याद है, दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट, दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट है तो क्या रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक। और एंडोक्राइन पार्ट है तो इसके पास 3-4 टाइप के सेल्स होते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा बीटा एंड पेप्टिक सेल। एंड पेप्टिक पीपी सेल्स। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, ग्लूकागॉन। बीटा सेल, और इंसुलिन। ये इनको इनहिबिट कर देता है दोनों की सिक्रीशन, और पीपी सेल्स पैनक्रियाटिक जूसेस को ज्यादा निकलने से इनहिबिट कर करता है। देता है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अगर फिर से जस्ट सेक ऑफ रिवीजन, अल्फा सेल ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा तो किसको कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, मैम ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। यस। निकोमोनी भूल गई तुम, भूल गई ना। मैम उल्टा हो गया। पेपर में उल्टा नहीं करना बच्चे, तो पेपर में उल्टा पुल्टा करके आओगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ग्लूकागॉन रिलीज किया, इसने क्या किया, ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, फाइन। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है तो ब्लड में इसका लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज का, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाइपर ग्लाइसिमिक। ग्लाइसेमिक फैक्टर। इसके अलावा ये क्या करेगा, परमेबिलिटी को रिड्यूस करेगा कि इंक्रीज करेगा, बताओ। मनपिता देर, मैम इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो ब्लड में तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, रिड्यूस करेगा। इसका मैकेनिज्म तुम भूल गई मेरे ख्याल से, फिर से समझा देती हूँ। देखो, सपोज करो ये आपका सेल है, ठीक है, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब मैंने कहा कि अगर ग्लूकागॉन का काम क्या है, ग्लूकोज का ऊपर यहाँ ब्लड में ज्यादा करना, तो अगर ग्लूकोज, जितने भी सेल्स होते हैं उनको अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, जब तो O2 कंज्यूम होगा और CO2 बाहर निकलेगा, नहीं होगा ना। लेकिन ग्लूकागॉन तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है तो इसकी परमेबिलिटी को और टाइट कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सो दैट ग्लूकोज किसी भी एंगल से अंदर ना जा पाए। जब ग्लूकोज आपके सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बाहर तो क्या है, ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। लगा पता, अभी समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। अब आगे से भूलना नहीं चीज को लेकर, ठीक है, कि ग्लूकागॉन जो है परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। क्या चीज, हुआ ऑन हुआ तो अच्छा, अभी लग गया ना पता, परमेबिलिटी डाउन कैसे हुई। यस मैम। अच्छा, आके करना। फिर आता है आपका बीटा सेल। बीटा सेल क्या करेगा बताओ, और जल्दी से बताना, सब बता रही है तो। बीटा सेल क्या इंसुलिन रिलीज करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन।
भोजन को ग्लूकोज में करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में? मैम ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ठीक है, विपाशा आ गई? पहले कहाँ थी? मैम थी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए। ओके ओके, अभी सब ठीक है? यस मैम। ओके, तो अब बीटा सेल्स इंसुलिन निकालेंगे, मैंने कहा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन होगा कि अप होगा? डाउन हो गया मैम। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपो ग्लाइसीमिक फैक्टर। ठीक है, फिर ये परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? मैम इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। इंक्रीज करेगा, सो दैट सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज चला जाए और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। तो मेनली आपके कौन कौन से सेल्स पे काम करता है? लीवर सेल्स पे भी और एडिपोसाइट सेल पे भी, और आपका अल्फा सेल इंसुलिन ज्यादा हिपैटोसाइट्स पे काम करता है। रहा डेल्टा सेल अल्फा और बीटा के सिक्रेशन को हटा देगा, कम कर देगा, और पीपी सेल्स आपके पैनक्रियाटिक जूसेस को इनहिबिट करेगा अगर ज्यादा निकल रहे होंगे तो इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप लोगों को वहां पे लिखवा दिया था मैंने। इसमें जो याद करना है यस मैम। डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो याद करना है उसके एंजाइम्स के नाम। पहला एंजाइम इसका पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम के नेम याद करने भी पड़ेंगे और लिखने भी पड़ेंगे। वन इज द ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमो तीसरा प्रोकार्बोक्सी, पैनक्रियाटिक amylase, then fifth pancreatic lipase, और sixth डीएनए और आरएनए। पैनक्रियाटिक अमाइलेज को अमाइलोप्सिन भी बोल देते हैं, ये भी लिख लेना, कई बार दूसरे नाम से पूछ लेते हैं। अमाइलोप्सिन, और आपके पैनक्रियाटिक लाइपेज को स्टीपसिन भी बोल देते हैं। ये एंजाइम्स याद करने ही पड़ेंगे, बट टाइम पे मारना ही पड़ेगा। हो गया? यस मैम। इरेज कर दूं मैं? यस मैम। अच्छा, बाकी लोग बताओ। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सब तो हो गया। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट, दैट इज द लीवर। इनफैक्ट लीवर के बारे में भी हमारी बुक में बहुत ही कम दिया, जितना दिया उतना ही पढ़ना है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगी। सबसे पहली बात, आपका सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है लीवर आपका, और रीजनरेट हो जाता है ये। और सबसे बड़ा एक्सटर्नल
ऑर्गन जो है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन दैट इज स्किन एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज द लीवर। जैसे आपका किडनी का सबसे छोटा यूनिट नेफ्रॉन था, लंग्स का सबसे छोटा यूनिट आपका एल्वुली था, वैसे लीवर का सबसे छोटा यूनिट हिपैटिक लोब्यूल होता है, जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा और हेक्सागोनल शेप होता है। लीवर की बात करें तो लीवर की दो मेजर लोब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, और होने को दो और होती हैं बहुत छोटी छोटी, लेकिन मेजर दो ही होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, जो कि आपस में लिगामेंट के थ्रू अटैच रहती हैं, फैल्सीपेरम लिगामेंट। तो एक दो तीन चीजें एक्स्ट्रा होंगी ताकि क्वेश्चंस आए तो वो आप कर पाओ। आपका जो हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं ये, which is hexagonal, ये सिंगल सिंगल जो आपका रेड कलर का बना रही हूँ, दीज आर द हिपेटोसाइट सेल्स। आपका हिपैटिक लोब्यूल जो है, जस्ट लाइक यू कैन से कि जैसे हम खाना बनाते हैं अपने घर में, तो सब लोगों के लिए इकट्ठा ही रोटी बना लेते हैं, और ऑलमोस्ट मम्मा की जो रोटी होती है सब एक साइज की होती है और देखने में भी सुंदर होती है। तो वैसे ही बहुत सारी रोटियां हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पूरी लोब बना देता है ये। तो सबसे छोटी यूनिट जो है लीवर की, दैट इज हिपैटिक लोब्यूल, जो कि हेक्सागोनल होती है, और उसके ऊपर 6 पोर्टल ट्राइयाड्स होते हैं, यानी कि जो ये साइड में लगे हैं, ये 3 डक्ट्स होंगी इसके पास। तो मैं तो छोटे छोटे डॉट्स ही लगा रही हूँ। लीवर इज द ओनली ऑर्गन जिसके पास दो दो ब्लड सप्लाईज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? हिपैटिक आर्टरी, जो कि इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा लीवर को। एक होगा हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कि जो भी डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स हैं जो लीवर को लेके आएगा, तो यू कैन से दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और तीसरी डक्ट एक और होगी जो कि बाइल आपका लीवर बनाएगा, बाइल बना बना के गॉल ब्लैडर के पास भेजेगा। वन इज द बाइल डक्ट। तो that particular thing is called the portal triad। ठीक है, these are hepatic cords, hepatic cords। और इनके अंदर एक और चीज होगी, एक तो होंगे ब्लड साइनसोइड्स होंगे, बहुत सारे ब्लड के छोटे छोटे बैग्स होंगे, और दूसरा होंगे इनके पास कूफर सेल्स। तो येलो येलो बना दिए कूफर सेल्स। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर आर द कूफर सेल्स एंड व्हाट इज देयर रोल। तो कूफर सेल जो, अरे कहाँ चला गया? कहाँ जा रहा है मेरा सारा लिखा हुआ, गुम हो जा रहा है। रुको, बाइल डक्ट आ गया, पोर्टल ट्राइयाड आ गया, ये इनको बोल देंगे हिपैटिक कॉर्ड, जो कि हिपैटोसाइट से बने हैं। फिर इसके अंदर आ जाएंगे बहुत सारे कूफर सेल्स, और दूसरे आ जाएंगे ब्लड साइनसोइड्स। सबका नहीं बना रही हूँ मैं, एक का ही बना रही हूँ मैं।
वन इज द कुफर सेल। नाम सुना है कुफर सेल का? No, ma'am. कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन द लीवर, क्योंकि लीवर के अंदर जो खाना, जो वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स जाएंगे खाने के, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, एवरीथिंग, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और अदर प्रोडक्ट्स, सब कुछ जाएगा, यूरिया जो भी बना होगा बॉडी में एंड प्रोडक्ट्स में, सब कुछ आपके लीवर में जाएगा। तो देयर मे बी एनी चांस ऑफ इन्फेक्शन। तो लीवर भाई बहुत सारा मेहनत करता है, पूरे बॉडी को फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, तो कहीं उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके पास अपने सेल्स होते हैं, दैट इज द कुफर सेल्स, जिनका काम है फेगोसाइटोसिस, मतलब खा जाना। फेगोसाइटोसिस। लग गया इसका पता? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार, आपकी हेल्पिंग बुक से मिल जाएगा कि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो लीवर है। उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, हिपैटिक लोब्यूल है। कौन सी शेप की होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है। और आपके हिपैटिक लोब्यूल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो भाई उसके पास हर कोने में पोर्टल ट्रायाड होगा, यानी कि 6 पोर्टल ट्रायाड्स होंगे। या यू कैन से सेकंड क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में आ सकता है कि लीवर के पास कितनी ब्लड सप्लाईज आती हैं। दीज आर द वन इज द हिपैटिक आर्टरी, जो कि डॉर्सल ब्लड, डॉर्सल हार्ट से या डॉर्सल ऑर्टा से, हार्ट से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली लीवर के लिए। और दूसरा हिपैटिक पोर्टल वेन से भी आता है, और हिपैटिक वेन से वापस ब्लड जाता है, ठीक है। और पोर्टल ट्रायड में 3 डक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन और वाइल डक्ट। कुफर सेल्स कहाँ पे होते हैं, तो कुफर सेल्स प्रेजेंट इन द हिपैटिक लोब्यूल और लीवर। और काम क्या है उसका, फेगोसाइटोसिस और बैक्टीरिया को, जो इन्फेक्शन है उसको खा जाना। क्लियर? Yes, ma'am. तो इसके बारे में लिख लो पहले, देन फिर हम आगे चलते हैं। राइट डाउन, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, smallest unit hepatic lobule, hexagonal, hexagonal, 2 major lobes, right and left lobes, both lobes are attached through falciparum ligament. Falciform ligament. लिखा है इसके बारे में, both the lobes are attached through falciform, FALCIFORM, falciform ligament, and attaching to the diaphragm also, and attaching the diaphragm also, डायफ्राम के साथ भी अटैचमेंट करवाता है और दोनों लोब्स के बीच में भी अटैचमेंट करवाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है। Yes, ma'am. एंड द लीवर इज कवर्ड बाय ग्लीसन कैप्सूल, जो कि मैमल्स में मिलेगा आपको। लीवर इज कवर्ड बाय वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग के लिए हमेशा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि दैट इज नोन एज ग्लीसन, GLI
लीसन्स कैप्सूल। जैसे आपका किडनी के बाहर था रिनल कैप्सूल, वो भी क्या था? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। एंड इन ईच hepatic lobule there are 6 portal triads. In each hepatic lobule there is 6 portal triads which having 3 ducts, hepatic artery, hepatic portal vein and bile duct. Hepatic artery, hepatic portal vein and bile duct. And next is the Kupffer cells, phagocytic in nature. Phagocytic in nature. फिर आता है आपका हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल। यहाँ पे आपके सारे ग्लैंड्स का डिस्कशन हो गया। हम लोगों ने लीवर का डिस्कशन किया, पेनक्रियास का किया, सैलिवरी ग्लैंड का किया, और कल हम लोगों ने ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बताया था कि दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। क्रिप्स ऑफ लिवरपूल के बारे में बताया जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं दोनों। बेस ऑफ बिल्लाए, जो विलीज के बेस होते हैं वहाँ पे क्रिप्स और लिवरपूल होगा, जो कि आपका इंटेस्टाइनल जूसेस या सक्कस एंट्रिकस को रिलीज करेगा। और ब्रूनर ग्लैंड्स म्यूकस ही सिक्रीट करेगा। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लिए थे कि उनके पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स और आपका एक्जेंटिक सेल्स और म्यूकस सेल्स, जो कि डिफरेंट इनएक्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे और देन हार्मोन्स की वजह से वो एक्टिवेट होंगे। याद है कि नहीं याद है? Yes, ma'am. Now we discuss the histology of the gut wall. Gut wall की हिस्ट्री यानी कि आपका माउथ से लेके आपका एनस तक हमारा पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर 4 लेयर से मिलके बना होता है। तो उन 4 लेयर्स के नाम, तो आई एम मेकिंग द डायग्राम। सबसे आउटरमोस्ट आ जाएगी सिरोजा, फिर नेक्स्ट आपकी आएगी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर नेक्स्ट ब्लू वाली जो बना रखी है वो आएगी दैट इज सर्कुलर मसल। जहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होंगी वहाँ पे पेरिस्टालिस मूवमेंट होगा। ठीक है। तो मेजर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ये आपकी ओजियोफेगस में और इंटेस्टाइन में। बाकी पार्ट में भी होंगी मसल्स, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इनका रोल नहीं होगा। इनका ज़्यादा रोल होगा पेरिस्टालिस में और इंटेस्टाइन में। फिर इसका नेक्स्ट आ जाएगा सबम्यूकोसा। और सबसे अंदर वाला आ जाएगा म्यूकोसा।
और इसके अंदर होगा ल्यूमेन। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इस तरह से सबको याद रहता ही है, लेकिन गड़बड़ी जो कर देते हैं कहाँ पे, जो आपकी बुक में भी थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में कर रखा है, एरो आगे पीछे लगा रखे हैं, तो पता नहीं चलता किसके बारे में बात कर रहा है ये। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स को फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं और वहीं पे गड़बड़ कर देते हैं कि आपको चारों ऑप्शन दे देंगे, इसके बाद क्या आएगा। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट फर्स्ट इज सिरोजा, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, then some mucosa and last is the mucosa। और इन्हीं के बीच में आपके बहुत सारे मेजेंट्रीज भी होती है, यानी कि नर्व फाइबर्स के गुच्छे भी होते हैं, जो कि हम लोगों को, तो बेसिकली पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स निकलने होते हैं। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स भी निकलने होते हैं। तो हार्मोन्स हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, नर्व फाइबर्स वहाँ पे होने चाहिए, जो कि वहाँ पे अपना काम करवाएंगे और हार्मोन्स को बोलेंगे कि तुम इस हार्मोन्स को निकालो। तो यहाँ पे जो कि बुक में दिया नहीं है, अपनी बुक के अकॉर्डिंग पहले बता देते हैं, जो याद रखना है आपको कि सिरोजा किस चीज की बनी है। पहली बात, सिरोजा आपका स्क्वैमस एपिथेलियम है प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है सिरोजा आउटरमोस्ट लेयर। फिर आपका मस्कुलरिस में लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स हैं। देन आपका सबम्यूकोसा में ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लेक्टिल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और इनर सर्कुलर मसल और आपका सबम्यूकोसा के बीच में स्टमक वाले पार्ट में ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, हाँ होती हैं। कहाँ पे, कौन से वाले पार्ट में, एब्डोमेन वाले पार्ट में ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं। तीसरा, ऑब्लिक मसल्स कहाँ पे आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर के बीच में या सर्कुलर के बाद आती हैं। दीज कम्स आफ्टर द सर्कुलर मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। और जो म्यूकोसा है उसमें बहुत हाईली वेस्कुलाइज्ड होगा, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, और यहीं पे बहुत सारी विलीज और माइक्रोविलीज भी होंगी, जहाँ पे बहुत सारे लीवर क्रिप्स और लिवर कून ग्लैंड्स भी होंगे, ठीक है। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग याद करना है आपका सीक्वेंस और कौन सी लेयर किस किस चीज की बनी हुई है, ठीक है। यस मैम। और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है तो बता देती हूँ। जो आपका लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में एक और चीज बनाऊं, कौन सा कलर यूज करूं, रेड कर लेती हूँ। जहाँ पे ये है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, इनके बीच में एक आपका ग्रुप नर्व फाइबर्स का ग्रुप होगा, जिसे बोल देंगे हम लोग मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, जो कि आपका पेरिस्टालिस मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स के बीच में ही आपका पेरिस्टालिस मूवमेंट करता है। तो देयर इज अ नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स प्लेक्सिस, नर्व फाइबर के गुच्छे हैं वहां पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में, जिसे हम बोल देते हैं मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, जो कि पेरिस्टालिस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा प्लेक्सिस है सबम्यूकोसा के बीच में, इन सबम्यूकोसा रीजन, जो कि आपका जूसेस जो निकलने होते हैं उनके लिए मैसेज देता है कि आपका जूसेस निकालने का टाइम हो गया है। इसको मैं कर देती हूँ हल्का फुल्का ब्लू, जो आपका सबम्यूको ब्लू नहीं, यहाँ पे करती हूँ ग्रीन। सबम्यूकोसा के बीच में एक और प्लेक्सिस है, जिसे बोल देंगे हम लोग मिजनस प्लेक्सिस, जो कि आपका इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके बारे में फटाफट से डायग्राम बना लो, पहले ये सब लिख लो, एक्स्ट्रा बातें और लिखा देती हूँ।
Have you written all? Yes, ma'am. Write down serosa is made up of squamous epithelium plus areolar connective tissue. Serosa made up of squamous epithelium plus areolar connective tissue. In between circular muscle and some mucosa, oblique muscles at abdomen region. In between inner या circular muscle and some mucosa, oblique muscles, brackets में abdomen, some mucosa having blood vessels, lymph vessels, glands, nerve fibers, blood vessels, lymph vessels, glands, nerve fibers. Mucosa, villis and microvillis, villis and microvillis, highly vascularized, crypts of lower cone, crypts of liver cone, and in between longitudinal and circular muscle, there is mesenteric plexus, MYSENTRIC. In between longitudinal and circular muscle, there is mesenteric, MYSENTRIC. Mesenteric muscles, plexus, PLEXUS. Which controls the peristalsis movement. Which controls the peristalsis movement. सब लोग लिख रहे हैं क्या? रागिनी, श्रोना, तुम नहीं आई हो क्या? श्रोयोना, वीडियो ऑन करके गायब हो गई है। रागिनी, यस मैम। आप भी बीच में आते हो, बीच में नहीं आते हो ना? हाँ, एंड एक और है डेविड बोरो। डेविड बोरो, आप भी ऐसा करते हो, बीच में कभी आते हो कभी नहीं? डेविड बोरो, आप भी नहीं आते हो क्लास में, कम आते हो? कम आते हो ना? बोलता नहीं मैं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? में से समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है मैम। जहाँ पे डाउट होता है यू हैव टू आस्क, ठीक है? नहीं पूछोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे। जो भी चाहे मैंने पढ़ा भी दिया है, चाहे समझ में नहीं आया है,
यू हैव टू स्पीक इन द क्लास कि मैम फिर से बताओ, नहीं बताओगे तो नुकसान तुम लोगों का होगा. फाइन. हाँ Write down. In submucosa region there is one more plexus, that is a Meissner. Misner. Meissner's plexus, which controls the pancreatic juices secretion. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए. In submucosa region, there is Meissner's, Missner apostrophe S. Meissner's plexus, Plexus. Meissner's plexus, which control the pancreatic juices secretion. These are all extra things, लेकिन जो आपका मेन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है वो इसका डायग्राम बुक में भी है, और कौन सी लेयर आउटर टू इनर रेंज्ड है, पहले कौन सी आएगी वो, और कौन कौन सी लेयर किस किस चीज की बनी हुई है, इस पे क्वेश्चन आता है. प्लेक्सिस के बारे में नहीं आता, लेकिन कई बारी नॉलेज रखने में क्या रहता है कुछ कुछ चीजों के लिए, लेकिन वो याद नहीं होता है, छोड़ देना है. बट इनका सीक्वेंस और किस चीज के बने हैं यू हैव टू कीप इन योर माइंड. फाइन. देन हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा ही था. अब निकालो अपनी एनसीईआरटी. ओहो. एनसीईआरटी में निकालो पेज नंबर, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पेज नंबर क्या है 259. पेज नंबर 259 और द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. रागिनी स्टार्ट करो यहाँ से. Yes, ma'am. The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa, and mucosa. Serosa is the outermost layer and is made up of a thin mesothelium, epithelium of visceral organs with some connective tissues. Muscularis is formed by smooth muscles, usually arranged into an inner circular and an outer longitudinal layer. An oblique muscle layer may be present in some regions. The submucosal layer is formed of loose connective tissues containing nerves, blood, and lymph vessels. In duodenum, glands are also present in submucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. This layer forms irregular folds in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli, giving a brush border appearance. These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. Mucosa also forms glands in the stomach, gastric glands, and crypts in between the bases of villi in the intestine, crypts of Lieberkühn. All the 4 layers show modifications in different parts of the alimentary canal. अब आ जाओ अंडरलाइनिंग पे. एलिमेंट्री कैनाल 4 layers, serosa, muscularis, submucosa, mucosa. Serosa outermost, mesothelium, connective tissue. ब्रैकेट में बाहर लिख लो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. Muscularis, smooth, inner circular, outer longitudinal. Oblique muscles,
ब्रैकेट में यहीं पे लिख लो एब्डोमेन नेक्स्ट टू सर्कुलर मसल, एब्डोमेन में मिलेंगी और सर्कुलर मसल के बाद अरेंज होंगी, नेक्स्ट टू सर्कुलर मसल्स। सबम्यूकोजल, loose connective tissue, nerve, blood and lymph vessels. Duodenum, glands, submucosa. Duodenum के पास submucosa region में glands होते हैं. Innermost mucosa. Irregular folds, ruggy, stomach. Ruggy, irregular folds, stomach. Finger-like folding, villi, small intestine. Increase surface area. विलीज का काम क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, जो लिम्फ वेसल्स और लेक्टिल्स, लिम्फ वेसल्स को बोल देते हैं लेक्टिल्स. लिम्फ वेसल्स, लेक्टिल्स. गॉबलेट सेल्स, लुब्रिकेशन. म्यूकोसा, ग्लैंड, स्टमक एंड क्रिप्स, बेस ऑफ विली. बस. और ये डायग्राम. तो डायग्राम में देखो, पहला दिया है सिरोजा, फिर होने के लिए सीक्वेंस में होना चाहिए नेक्स्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन यहाँ पे इनर और आउटर कर दिया है. इसलिए होता है कि बच्चे मोस्टली यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, गलतियां करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा सिरोजा, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, सेमिकोजा, मिकोजा, यहीं पे पढ़ के एरो नहीं देखते हैं, गलत कराते हैं. सीक्वेंस होना चाहिए सिरोजा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, देन इनर सर्कुलर, देन सेमिकोजा, मिकोजा, ल्यूमेन. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब आगे आ जाओ. और ये जो डायग्राम दे रखी है इसको ढंग से देख लो. इससे भी क्वेश्चन, जो भी जितनी भी डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, नेवर एवर लीव देम इजीली. उनको ऐसे मत छोड़ देना कि नहीं समझ लिया हो गया. डायग्राम को लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब बताओ क्या होगा. और यहाँ पे देख लो, जो येलो कलर का है यहाँ पे विली, ये ग्रीन कलर का विली का रखा है, जो अंदर डीप येलो कलर का है वो दैट इज लेक्टिल्स. ब्लू वाली कैपिलरीज हैं और आपका रेड वाली आर्टरीज कर रखी हैं. और नीचे को जो ग्रीन इन्वर्टेड शेप में हो रखा है दैट इज द क्रिप्स और लिवर कोन्स. ठीक है, तो इनका सब कुछ देख लेना, कौन कौन सी नंबरिंग कहाँ कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करो मनप्रीता, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को लेके. Yes, ma'am. The digestive glands associated with the alimentary canal include the salivary gland, the liver, and the pancreas. Saliva is mainly produced by three pairs of salivary gland: the parotid, cheek, the submaxillary or submandibular lower jaw, and the sublingual below the tongue. These glands, situated just outside the buccal cavity, secrete salivary juice into the buccal cavity. Liver is the largest gland of the body. वेट पहले इसको अंडरलाइन कर लो. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सैलिवरी, लीवर एंड पेनक्रियास. 3 pairs, parotid, submaxillary, lower jaw and sublingual below tongue. एक लाइन यहाँ पे जो अच्छी है दे रखी है, इस पे क्वेश्चन भी आता है कई बारी. These glands situated just outside the buccal cavity. तो यहाँ पे आता है इनसाइड आउटसाइड, तो ये लाइन याद नहीं रहती है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर गलत कर देते हैं. क्वेश्चन सारे बच्चे एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो सी हियर अंडरलाइन और अच्छे से मार्क कर लो आउटसाइड द बक्कल कैविटी. कह रहा है दीज ग्लैंड सिचुएटेड, क्योंकि एक आपका आपका पिन्ना के नीचे है तो बकल कैविटी तो नीचे है, और एक आपका टंग के नीचे है, एक आपका लोअर जॉ के ऊपर है. तो ये
कैविटी के बाहर है, अंदर नहीं। तो इसको क्वेश्चन लिख लेना कि क्वेश्चन आता है, बाकी तो आप आंसर कर लोगे कि लोअर जॉ नीचे है, पैरोटिड ऊपर है, ये लाइन में तुम गलती कर देते हो। तो आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ठीक है, अंडरलाइन किया। Yes, ma'am. आ गया, चलो लीवर से करो स्टार्ट। Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in an adult human. It is situated in the abdominal cavity, just below the diaphragm, and has two lobes. The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver, containing hepatic cells arranged in the form of cord. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheet called the Gleason capsule. The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. The duct of the gallbladder, cystic duct, along with the hepatic duct from the liver, form the common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by a sphincter called the sphincter of Oddi. The pancreas is a compound, both exocrine and endocrine, elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum. The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes, and the endocrine portion secretes hormone, insulin, and glucagon. ठीक है, तो अंडरलाइन करो इसको। लीवर लार्जेस्ट, एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम। तो अब यहाँ पे लीवर का बताओ, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है ये? स्टमक लेफ्ट साइड में आया था ना? Right side liver. हाँ, तो यहीं पे एनसीईआरटी में लिख Liver लेना। right side. यस, तो एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम, और यहीं पे लिख लो राइट साइड। Hepatic lobule, structural and functional unit of liver. Each lobule covered by connective tissue, Gleason capsule. Bile secreted by hepatic cells. Stored in the gallbladder. Duct of gallbladder, cystic duct. Hepatic duct, liver. Hepatic duct, liver. Common bile duct जिसे बोल देंगे। Then आता है bile duct and pancreatic duct together. Common hepatopancreatic duct, duodenum, guarded by sphincter of Oddi. Pancreas compound situated between the limbs of C-shaped duodenum. ये duodenum C-shape है. And exocrine, alkaline pancreatic juices, enzymes, endocrine, insulin, glucagon. बस, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा। तो इसमें एक और चीज याद करेगा, जब माउथ में आपका खाना होगा, हम इसको मिक्स करेंगे खाने को, उसको बोल देंगे बोलस। फूड इन माउथ, बोलस। जब फूड आपका पहुंचेगा स्टमक में, सेमी डाइजेस्टेड होगा, एसिडिक कंडीशन में होगा, उसके बोल देंगे चाइम। और फूड जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम में होगा और डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड, चाहे आपका एल्कलाइन मीडियम में भी होगा और इंटेस्टाइन में भी होगा तो चाइम, लेकिन डाइजेस्टेड फूड इन एल्कलाइन मीडियम इज कॉल्ड काइल। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बाय लिम्फ, जो जब लिम्फ जो है आपके फैट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो मिल्की कलर देगा, दैट मिल्की फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज काइल।
ठीक है, तो लिख लो इसको भी, आप अपने एनसीईआरटी में लिख लो या फिर आप अपने अलग से बुक में लिख लो। फूड इन माउथ बोलस, BOLUS बोलस। सेमी डाइजेस्टेड फूड इन एसिडिक कंडीशन स्टमक, चाइम CHYME। सेमी डाइजेस्टेड फूड इन एसिडिक मीडियम या स्टमक, चाइम। डाइजेस्टेड फूड इन एल्कलाइन मीडियम, काइल CHYLE। And absorption of fat by lymph, Kyle, CHYLE। मैम लास्ट का एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, digested food in alkaline medium, Kyle, CHYLE। और absorption of fat by lymph is called Kyle, CHYLE। हम्म। अब एक और चीज आती है कि जब भी आपका खाना डाइजेस्ट होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो जब भी डाइजेशन होगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होंगे, देन आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, सबसे लास्ट में फैट डाइजेस्ट होता है। तो फैटी प्रोडक्ट्स टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को फैटी डाइट कंपैरेटिवली रात के टाइम में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट करने में। एनीवेज उसका लिख लो, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, देन आपके प्रोटीन्स एंड देन लास्ट में फैट्स। मैम रिपीट कर दीजिए। Digestion of food, that is firstly carbohydrate, then protein, then fats। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी में नजर मारो और पूछो जो चीज पूछनी है, ये कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। तो इसमें कायल और कायम है, तो इसमें एक और चीज समझ लो, जब भी माउथ में खाने को पूछेंगे तो बोलस आएगा, और जब भी सेमी डाइजेस्टेड फूड इन एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में दिया होगा, और ये एक और ऑप्शन दिया होगा कायल के बारे में दिया हो, तो अगर कायल के बारे में दिया है, फैट के बारे में पूछा, देन फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कायल को, फैट इन द लिम्फ। देन सेकंड प्रायोरिटी देनी है एल्कलाइन मीडियम में। अदरवाइज सब जगह इसको, आपकी जो बुक्स हैं उसमें इसका नाम कायम ही मिलेगा। सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन और इन स्टमक, एवरीवेयर नेम इज द कायम। और हायर बुक्स में कायल मिलेगा, लेकिन हम कायम पे ही कायम रहेंगे। और कायल आपकी बुक में भी दे रखा है कि आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बाय लिम्फ, देन दैट फूड इज कॉल्ड द कायल। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस क्या है, ऑप्शंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, प्रायोरिटी देना लिम्फ को, फैट को। ठीक है, और जस्ट गो थ्रू वंस योर एनसीईआरटी जितना हम लोगों ने पढ़ा है, देन पूछो जो पूछना है, जहाँ पे डाउट हुआ है, देन फिर क्लास खत्म करेंगे। एक बारी के लिए अपनी बुक को नजर मारो।
जल्दी से पूछो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हो गया? देखा कुछ? कोई डाउट? मैम अभी तक नहीं है, क्वेश्चन करने के बाद कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं थोड़े से 2-3 बातें आप बताते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। आपके एंजाइम्स के नाम किसके? हमने सारे एंजाइम्स के नाम पढ़ लिए। हमारे एंजाइम्स रह गए शक्कर सेंट्रिकस वाले, यानी कि इंटेस्टाइनल जूसेस के। शक्कर सेंट्रिकस में आपका पहला एंजाइम का नाम आता है अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज। अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, इन दोनों को मिला के एक और वर्ड बोल देते हैं हम लोग कई बारी, इरिप्सिन। ठीक है, अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, देन आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक, फिर आपका बहुत कम अमाउंट में दैट इज द इंटेस्टाइन। अरे कहाँ जा रही है इसको? इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, तो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स ऑफ द सर्कस सेंट्रिकल्स और इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, एंड देन अब कल ये सारे एंजाइम्स के नाम आपको नेक्स्ट क्लास में याद होने चाहिए, सो दैट हम फटाफट डाइजेशन के बारे में पढ़ पाएं कि प्रोटीन्स डाइजेस्ट होगा कहाँ पे, स्टार्ट होगा, कौन कौन से एंजाइम्स काम करेंगे, और कहाँ पे एंड प्रोडक्ट टूटेगा और कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। सेम इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेम इन केस ऑफ फैट।
फैट का थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन एंजाइम्स के नाम यू शुड नो इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल आस्क यू। एंड लास्ट इज एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा आपका एब्जॉर्प्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। तो आप साथ में जो भी बुक फॉलो करते हो उसमें क्वेश्चंस को करो। आप एक बार पढ़ लिए, याद कर लिए, देन आपको अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। क्वेश्चंस करो, जहाँ पे स्टक होते हो वहाँ पे मेरे से पूछो, तभी आपको समझ में आए कहाँ पे हम स्टक होना। आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपको लगा हाँ याद तो हो ही गई, समझ तो आ ही गया सारा, लेकिन कब चलता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? व्हेन एवर यू डू द क्वेश्चंस करोगी, स्टक होगी, पूछोगी, तभी पढ़ने का और पढ़ाने का मजा आता है। ठीक है? तो नाउ यू हैव नॉट सो मच, बट फिर भी टाइम है। क्रैश कोर्स के हिसाब से जैसे चलते हैं, बहुत भागना पड़ता है, वैसे भागने की जरूरत नहीं है, स्लोली स्लोली चलेंगे। और लेकिन साथ में आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस नहीं करोगे उन तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि पढ़ लेने से, याद कर लेने से, यू आर नॉट, इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर, इट इज ऑब्जेक्टिव पेपर। आप पढ़ो, समझो और नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस करो। कोई बुक को पकड़ लो, उसके पीछे क्वेश्चंस करो। जब स्टक होंगे देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे समझ में हमें नहीं आया। ठीक है? तो Yes, अभी ma'am. के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वेडनेसडे। तब तक कल की संडे की तैयारी करो, टेस्ट की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, अच्छे से पढ़ो। जहाँ पे स्टक होते हो पूछ, पढ़ने के टाइम में अंडरलाइन कर लो, नेक्स्ट क्लास में पूछो। ठीक है? और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस जरूर किया करो, नहीं तो गलतियों के बारे में पता नहीं चल पाए कहाँ गलती की। आंसर की तो मिल जाती है, आप लोग कर लेते हो, लेकिन जब तक अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगी, हाँ मैंने गलत किया, मुझे आता था फिर भी गलत किया, देन यू विल रियलाइज एंड यू विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। ओके? Yes, चलो, ओके बेटे, बाय बाय।